हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिबरलिज्म। लिबरलिज्म एक तरह की आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, मतलब एक तरह की विचारधारा। और लिबरलिज्म जो है हिस्टोरिकली अलग अलग स्टेजेस के अंदर इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्लासिकल लिबरलिज्म आता है, फिर हमारे पास मॉडर्न लिबरलिज्म आता है जिसको हम वेलफेयर में लिबरलिज्म भी कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास नियो लिबरलिज्म आता है। तो ये जो सफ़र है क्लासिकल लिबरलिज्म से लेके नियो लिबरलिज्म तक, ये जो 300-400 साल का सफ़र है लिबरलिज्म का, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है ये समझना होगा। देखो, लिबरलिज्म जो है वो लिबर वर्ड से आया है। लिबर मतलब फ्री, लिबर मतलब फ्री, फ्री मतलब आज़ाद। तो ये जो टर्म है लिबरलिज्म, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर विच मीन्स फ्री। तो लिबरलिज्म जो टर्म है ये लैटिन वर्ड लिबर से आई है। लिबर का मतलब होता है फ्री, मतलब आज़ाद होना। सो लिबरलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट एम्फसाइजेज इंडिविजुअल फ्रीडम, लिमिटेड गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो बेसिकली लिबरलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर फोकस किया जाता है, मतलब एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, एक व्यक्ति की आज़ादी के ऊपर फोकस किया जाता है। लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है कि गवर्नमेंट लिमिटेड होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का जो रूल है वो अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड तरीके से ऑपरेट करनी चाहिए और लोग आज़ाद होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट अनलिमिटेड हो जाए तो लोगों की आज़ादी कम हो जाती है, लोग आज़ाद नहीं रहते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट की पावर्स अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। जब गवर्नमेंट की पावर्स अनलिमिटेड हो जाएंगी तो वो किसी की भी आज़ादी को छीन लेगी, वो किसी को भी मार देगी, किसी को भी दबोच लेगी, किसी के साथ भी अन्याय कर लेगी। इसलिए गवर्नमेंट की पावर्स लिमिटेड होनी चाहिए ताकि लोग आज़ाद रह सकें। उसी के साथ साथ रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, मतलब रूल ऑफ लॉ, कानून का राज होना चाहिए। हर किसी को कानून एक ही नज़र से देखे, चाहे गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा, दोनों को कानून एक नज़र से देखे। अगर दोनों ने एक ही अपराध किया है तो दोनों को एक ही सज़ा मिले। और साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जो एक इंसान के अधिकार हैं, चाहे उसका राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो सारे के सारे अधिकार उसके प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, मतलब उनकी जो है वो प्रोटेक्शन होनी चाहिए, वो सुरक्षित होने चाहिए। स्टेट शुड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल एंड नॉट कंट्रोल द सिटीजन्स। बेसिकली स्टेट जो है उसका काम है एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना, एक व्यक्ति की रक्षा करना, ना कि उसको कंट्रोल करना, ना कि उसकी आज़ादी को कंप्रोमाइज करना, ना कि उसकी आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट करना। बल्कि अल्टीमेटली एक स्टेट का, एक राज्य का या एक गवर्नमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या एम क्या होना चाहिए कि वो एक इंडिविजुअल को, मतलब एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे, और ना कि उसको कंट्रोल करे, ना कि उसको बताए कि तुझे क्या करना है, ना कि उसको ये बताए कि तुझे क्या सोचना है, ना ही उसको ये बताए कि तुझे कैसे ज़िंदगी जीनी है। इंसान कैसे ज़िंदगी जीना चाहता है, क्या सोचना चाहता है, क्या करना चाहता है, ये इंसान तक सीमित होना चाहिए, मतलब ये उसकी फ्रीडम है। गवर्नमेंट को उसमें टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को उसमें जो है वो बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल को उसके राइट्स मिलने चाहिए, और वो जैसे मर्जी आज़ादी के साथ ज़िंदगी जीना चाहता है वैसे वो जिए। सो बेसिकली पूरा का पूरा लिबरलिज्म जो है, देखो मैंने कहा कि ये लिबर वर्ड से बना है। लिबर मीन्स आज़ाद, मतलब व्यक्ति को आज़ाद कर दो। व्यक्ति की आज़ादी के ऊपर कोई किसी तरीके की रोक टोक मत लगाओ। एक व्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म मत करो। एक व्यक्ति की आज़ादी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ। एक व्यक्ति की आज़ादी के ऊपर किसी तरीके की कोई रिस्ट्रेंट मत लगाओ। एक व्यक्ति को पूरे तरीके से आज़ाद तरीके से जीने दो। ये मतलब होता है लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म के सेंटर में ही लिबर्टी आता है। लिबर्टी के अराउंड रिवॉल्व करता है लिबरलिज्म, मतलब यहां पे लिबर्टी की बात होती है। लिबर्टी का मतलब एक इंसान जो करना चाहता है वो करे, जो वो सोचना चाहता है वो सोचे, जो वो बोलना चाहता है वो बोले, जो वो खाना चाहता है वो खाए, जो वो पहनना चाहता है वो पहने। अभी आपने देखा होगा ना कि अभी समाज के अंदर जो है वो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि जो लड़के हैं वो अपनी सर्जरी करवा के लड़की बन रहे हैं। बेसिकली वो अपना सेक्स चेंज करवा रहे हैं, जेंडर चेंज करवा रहे हैं। तो बेसिकली ये लिबरलिज्म वाले इसको सपोर्ट करते हैं। लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि यार उसका ये अपना अधिकार है, अगर वो लड़का बनना चाहता है, लड़की बनना चाहता है तो वो बने। इट्स हिज फ्रीडम, इट्स हिज राइट, और वो पूरा फ्री है अपनी चॉइसेस को लेके। वो जो करना चाहता है वो करे।
आपने देखा होगा ना कि जो लोग मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, जो लोग वेस्टर्नाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, नए नए स्टाइल आ रहे हैं, कोई ड्रेसेस ही नहीं पहन रहा है, वल्गैरिटी देखने को मिल रही है आपको समाज के अंदर। लड़कियां जो हैं वो छोटी छोटी ड्रेसेस पहन रही हैं और उसके बाद वो इस जस्टिफिकेशन क्या देती हैं कि मैं आज़ाद हूँ, मेरी लिबर्टी है और मेरी लिबर्टी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। बेसिकली वो लिबरलिज्म का ही विचार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहननी चाहिए, मैं कोई भी किसी तरीके की ऑर्थोडॉक्स सोच नहीं रख रहा हूँ, मैं किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि उनको जो है वो ऐसे नहीं करना चाहिए, वो वल्गैरिटी को प्रमोट कर रही हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब लिबरलिज्म ही विचारधारा है। ये यही विचारधारा है जिसके अंदर कहा जाता है कि एक व्यक्ति संपूर्ण तरीके से आज़ाद है और उसको आज़ाद रहने दिया जाए, उसके अधिकार उसको मिले और पूरी आज़ादी से वो जो करना चाहता है वो करे। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए अपनी आज़ादी के चक्कर में। तो हाँ, कानून के अंदर रह के ही आप मतलब जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैंने कहा कि आप चौराहे पे खड़े होकर किसी को गोली नहीं मार सकते, आप नंगा नाच नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानून के बाहर है। तो कानून के अंदर जो है वो आप कर सकते हो और किसी को आप हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इतनी फ्रीडम आपको मिल जाती है। अब बेसिक आइडियाज क्या है लिबरलिज्म के? देखो, जब लिबरलिज्म की मैं बात करता हूं, सबसे पहले इसके अंदर इंडिविजुअलिज्म आता है। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है एक व्यक्ति को सेंटर में रखना। एक व्यक्ति को सेंटर में रखना मतलब एक व्यक्ति को प्रायर पोजीशन पे रखना। मतलब ये कि स्टेट से ज्यादा जरूरी कौन है? एक व्यक्ति जरूरी है। एक व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देना, एक इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देना, इसी को हम इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। इंडिविजुअलिज्म के अंदर ये कहा जाता है कि भाई एक व्यक्ति ज्यादा जरूरी है स्टेट से। तो स्टेट ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि व्यक्ति जरूरी है, इंसान जरूरी है। लिबरलिज्म के अंदर इंडिविजुअलिज्म की बात की जाती है कि एक इंसान ज्यादा जरूरी है एक स्टेट से। स्टेट मतलब राज्य मतलब एक गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। इसके अंदर ये कहा जाता है कि ईच पर्सन हैज नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हर व्यक्ति के पास कुछ नेचुरल राइट्स हैं जो उसको नेचर ने दिए हैं, जो ऊपर वाले ने उसको दिए हैं, आप ये समझ लीजिए। जो उसको जन्म सिद्ध अधिकार मिले हुए हैं, मतलब उसका जन्म हुआ तो उसके पास ये अधिकार है। उससे ये अधिकार कोई छीन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये अधिकार उसको नेचर ने दिए हैं। जैसे ही वो पैदा हुआ, क्योंकि वो इंसान पैदा हुआ, इसलिए उसके पास कुछ नेचुरल राइट्स हैं, दैट इज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और ये राइट्स किसी भी कीमत के ऊपर उससे छीने नहीं जा सकते हैं। एक स्टेट का, एक राज्य का या एक गवर्नमेंट की ड्यूटी ये होनी चाहिए कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ना कि इन राइट्स को छीना जाए। इन राइट्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज किसी भी कीमत के ऊपर अलाउड नहीं है। इन राइट्स को कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है, ये लिबरलिज्म वालों का कहना है। उसके बाद इसके अंदर बात की जाती है फ्रीडम की। फ्रीडम का मतलब कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं सोचने के लिए, हम कुछ भी सोच सकते हैं। पीपल शुड बी फ्री टू थिंक, स्पीक एंड एक्ट एज दे विश, एज लॉन्ग एज दे डोंट हार्म अदर्स। हर एक व्यक्ति जो सोचना चाहता है वो सोचे। अगर मैं ये सोचना चाहता हूं कि कल दुनिया खत्म हो जाएगी तो मैं ये सोच सकता हूं। मैं जो बोलना चाहता हूं मैं वो बोल सकूं। अगर मैं ये बोलना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार गलत कर रही है तो मैं ये बोल सकूं। और मैं जो करना चाहता हूं वो मैं कर सकूं। अगर मैं पिंक ड्रेस पहनना चाहता हूं तो मैं पहन सकूं, चाहे लोग मुझे जितना मर्जी पूकी कहें। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपकी जो चॉइसेस हैं उसके अंदर आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी को गालियां बक देंगे कहीं पे जाके, इसका मतलब आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दूसरों को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कानून के अंदर जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी मर्जी है। उसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का सिंपल सा मतलब ये है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो चाहे किसान हो, चाहे दलित हो या चाहे राजपूत हो, चाहे काला हो या चाहे गोरा हो, चाहे लंबा हो या छोटा हो, चाहे मोटा हो या पतला हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, चाहे बूढ़ा हो या बच्चा हो। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। अगर कानून सभी को इक्वालिटी का अधिकार दे रहा है तो सभी को दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को दिया है और बाकियों को नहीं दिया है। उसके बाद कंसेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कंसेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है द स्टेट इज क्रिएटेड बाय पीपल्स कंसेंट एंड शुड फंक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई जो सरकार है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो है वो लोगों की कंसेंट के थ्रू बनाई गई है। मतलब लोगों की कंसेंट शामिल थी तभी एक गवर्नमेंट बनी है, एक स्टेट बनी है। बिना लोगों की मर्जी के
स्टेट और गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट टुडे, मतलब आज के दिन, आज के टाइम पे हमारे देश को मोदी जी की सरकार चला रही है। क्या मोदी जी की सरकार अपने आप बन गई? नहीं, मोदी जी की सरकार बनने के पीछे लोगों की कंसेंट शामिल थी या नहीं थी? लोगों की वजह से ही तो मोदी की सरकार बनी है। लोगों ने वोट दिए, लोगों की कंसेंट, उसमें इजाजत थी लोगों की। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट होती है या जो स्टेट होती है वो लोगों की कंसेंट से बनी होती है, इसलिए उसको संविधान के अंदर रह के ही कार्य करना है, संविधान के अंदर रह के ही काम करना है। तो गवर्नमेंट लोगों से ही पावर ड्राइव कर रही है, इसलिए लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरकार से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम मतलब इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू ओन प्रॉपर्टी। एक व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, वो बंगले बना सकता है, वो गाड़ियां खरीद सकता है, वो पैसे कमा सकता है, वो दौलत इकट्ठी कर सकता है, वो शोहरत इकट्ठी कर सकता है, वो जितना मर्जी अमीर बनना चाहे वो बन सकता है, उसके पास पूरा अधिकार है। सरकार को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। सरकार ये नहीं कह सकती कि तुम जो है वो पैसा नहीं कमा सकते हो। एक इंसान जितना पैसा चाहे उतना पैसा कमा सकता है। सरकार को टांग नहीं अड़ानी है बीच में, गवर्नमेंट को बीच में टांग नहीं अड़ानी है, स्टेट को बीच में टांग नहीं अड़ानी है। ट्रेड फ्रीली वो व्यापार कर सकता है, वो एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर सकता है और वो प्रॉफिट मतलब वो मुनाफा हासिल कर सकता है, वो प्रॉफिट हासिल कर सकता है। उसको हासिल करने के लिए मतलब बेसिकली उसका प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकता है, उसके लिए उसको कोई नहीं रोक सकता। तो बेसिकली वो बिजनेस कर सकता है। इसके अंदर कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जाता है बेसिकली लिबरलिज्म के अंदर। तो आपको समझ आ गई लिबरलिज्म क्या है। लिबरलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंदर इंडिविजुअलिज्म की बात की जाती है, जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, फ्रीडम की बात की जाती है, कंसेंट और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की बात की जाती है, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात की जाती है। एक इंसान पूरे तरीके से आज़ाद है, उसकी लिबर्टी उसके पास होनी चाहिए, उसके पास कुछ नेचुरल राइट्स हैं उसकी बात की जाती है, उसके राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं। सरकार का रोल ये है कि राइट्स प्रोटेक्ट किए जाए, ना कि इंसान को कंट्रोल किया जाए। इंसान जो करना चाहता है वो करे। इसके अंदर कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जाता है कि इंसान जितना मर्जी प्रॉफिट एक्यूमुलेट करना चाहे उतना प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर सकता है, उसको कोई नहीं रोकेगा। अब मैं जब हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म की बात करता हूं, ये जो लिखा है ना यहाँ पे क्लासिकल टू नियो लिबरलिज्म, इसका मतलब क्या है कि एक सफर है लिबरलिज्म का जो लिबरलिज्म ने तय किया है। ये सफर 400 साल का सफर है जो लिबरलिज्म ने तय किया है। पहले क्लासिकल लिबरलिज्म, फिर मॉडर्न लिबरलिज्म, फिर नियो लिबरलिज्म। सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म आता है हमारे पास जो 17th से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में चलता है। फिर हमारे पास मॉडर्न लिबरलिज्म आता है जिसको हम वेलफेयर लिबरलिज्म भी कहते हैं, जो लेट 19th सेंचुरी से लेकर मिड 20th सेंचुरी तक चलता है। मतलब 1850 से लेकर 1950 तक। लेट 19th सेंचुरी मतलब 1850 और मिड 20th सेंचुरी मतलब 1950। तो 1850 से लेकर 1950 तक हमारे पास मॉडर्न लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म आता है। फिर हमारे पास क्लासिकल लिबरलिज्म आता है जो कि लेट 20th सेंचुरी मतलब 1950 से लेके अब तक चल रहा है। तो आज के टाइम पे क्या चल रहा है? नियो लिबरलिज्म। आज के टाइम पे किसकी बात होती है? नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म आपस में सेम है, मतलब एक जैसे हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और जो मॉडर्न लिबरलिज्म और वेलफेयर लिबरलिज्म है ये थोड़ा सा अलग है क्लासिकल लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म से। ये क्लासिकल लिबरलिज्म नहीं है, ये नियो लिबरलिज्म है। यहाँ पे नियो लिबरलिज्म, समझ आई बात? तो हमारे पास क्लासिकल लिबरलिज्म आता है जो 17th से लेकर 19th सेंचुरी तक। मॉडर्न लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म आता है 1850 से लेकर 1950 तक, मतलब लेट 19th सेंचुरी से लेकर मिड 20th सेंचुरी तक। और हमारे पास नियो लिबरलिज्म आता है लेट 20th सेंचुरी से लेकर अब तक, मतलब 1950 से लेकर अब तक। अब इनको हम तीनों को समझेंगे कि क्लासिकल लिबरलिज्म क्या था, मॉडर्न लिबरलिज्म क्या था या न्यू लिबरलिज्म क्या था। तो ये एक सफर है जो क्लासिकल लिबरलिज्म से लेकर न्यू लिबरलिज्म तक लिबरलिज्म ने कवर किया है। अब आइए समझते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है। देखो, क्लासिकल लिबरलिज्म 17th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में चलता है, मतलब 1600 से लेकर 1800 के बीच में क्लासिकल लिबरलिज्म हमें देखने को मिलता है। और ये लिबरलिज्म का सबसे पहला वाला स्ट्रीम था क्लासिकल लिबरलिज्म। मतलब लिबरलिज्म की जब शुरुआत हुई तो क्लासिकल लिबरलिज्म से ही हुई। देखो, जब क्लासिकल लिबरलिज्म के मीनिंग की मैं बात करता हूं, सो इट इमर्ज्ड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड एब्सोल्यूट मोनार्की इन यूरोप। जैसे ही फ्यूडलिज्म और एब्सोल्यूट मोनार्की का डिक्लाइन हुआ यूरोप के अंदर, उसके बाद क्लासिकल लिबरलिज्म उभर करके आया। पहले यूरोप के अंदर फ्यूडलिज्म हुआ करता था और एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी। फ्यूडलिज्म का मतलब ये हुआ कि कुछ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। लैंडलॉर्ड्स मतलब जिनके पास बहुत एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, बहुत बड़ी ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, और उनके नीचे जो है कुछ पीजेंट्स मतलब किसान काम किया करते थे, जिनको सर्फ हम बोलते थे। तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो थे वो
किसानों से काम करवाते थे और सारा का सारा पैसा जो है वो लैंडलॉर्ड्स के हाथ में चला जाता था और साथ ही साथ राजा के हाथ में चला जाता था। तो बेसिकली जो एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी, एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब राजा का शासन है और राजा पूरे तरीके से रूल कर रहा है। तो ये जो फ्यूडलिज्म और एब्सोल्यूट मोनार्की था यूरोप के अंदर, इसमें क्या था बेसिकली कि यहां पे बिजनेस करने का मौका सभी के पास नहीं था। कुछ ही लोग बिजनेस कर सकते थे, पैसा कुछ ही लोगों के पास था और राजा ये डिसाइड करता था कि कौन बिजनेस करेगा, कौन लैंडलॉर्ड होगा। राजा के पास सारा का सारा पैसा जाता था, लैंडलॉर्ड्स के पास सारा का सारा पैसा जाता था। बेसिकली सारे लोग फ्री नहीं थे उस टाइम पे, लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी, लिबर्टी नहीं थी, लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जैसे ही फ्यूडलिज्म खत्म होता है यूरोप के अंदर, उसका डिक्लाइन होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की का डिक्लाइन होता है, तो हमारे पास क्लासिकल लिबरलिज्म उभर करके आता है उसी टाइम पे। It emphasized individual freedom, private property, free markets and minimal state interference। इसके अंदर मतलब क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की गई, इसकी बात की गई। इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक व्यक्ति के पास आज़ादी होनी चाहिए, बिजनेस करने की आज़ादी होनी चाहिए, सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, मजहब को मानने की आज़ादी होनी चाहिए, ज़िंदगी जीने की आज़ादी होनी चाहिए। उसी के साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की गई कि एक इंसान प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, एक इंसान अगर चाहे तो वेल्थ इकट्ठी कर सकता है, पैसा इकट्ठा कर सकता है, एक इंसान चाहे तो बिजनेस खड़ा कर सकता है, एक इंसान चाहे तो जितना मर्जी अमीर बन सकता है, जितनी मर्जी संपत्ति इकट्ठी कर सकता है। उसी के साथ साथ फ्री मार्केट्स की बात की गई कि मार्केट्स जो है वो बिल्कुल फ्री होने चाहिए, मतलब मार्केट्स के अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब मार्केट्स जो हैं वो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब मार्केट किस तरीके से काम कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, मतलब जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो रही है। मान लो कि मार्केट के अंदर डिमांड है 5 किलो चावल की, तो 5 किलो चावल ही उगाया जा रहा है, तो वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है। आप सिंपली ये समझिए कि फ्री मार्केट्स का मतलब ये हुआ कि सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, जो मर्जी बिजनेस कर रहा है उसको करने दो, जो जिस रेट पे प्रोडक्ट्स बेच रहा है, जो जिस रेट पे चीजें बेच रहा है उसको उस रेट पे बेचने दो, सरकार को उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों को अगर महंगी लग रही है तो लोग नहीं खरीदें। तो बेसिकली फ्री मार्केट्स होने चाहिए और मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस होना चाहिए, मतलब सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल की लाइफ में और साथ ही साथ इंडिविजुअल के बिजनेस में, प्रॉपर्टी में और इकोनॉमिक लाइफ में या फिर मार्केट्स में। इसके मेन फीचर्स क्या है, इसके अंदर फ्रीडम ऑफ फ्रॉम स्टेट की बात की जाती है। फ्रीडम फ्रॉम स्टेट मतलब फ्रीडम ऑफ फ्रॉम स्टेट मतलब स्टेट से आज़ादी चाहिए, राज्य से आज़ादी चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से आज़ादी चाहिए, कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो फ्री होने चाहिए गवर्नमेंट कंट्रोल से। मतलब गवर्नमेंट को किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस एक इंसान के जीवन में नहीं डालनी है, गवर्नमेंट को उंगली नहीं करनी है एक इंसान के लाइफ में या फिर उसके बिजनेस में या फिर उसकी प्रॉपर्टी में या फिर उसके पैसे में या फिर उसका जो मार्केट है उसके अंदर या फिर जो पूरा मार्केट है उसके अंदर। इसी को हम नेगेटिव लिबर्टी भी कहते हैं, जिसके अंदर नेगेटिव लिबर्टी के अंदर भी बेसिकली यही कहा जाता है कि स्टेट हमें नहीं चाहिए, स्टेट को तुम साइड कर दो। स्टेट जो है वो एक तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाती है एक व्यक्ति के जीवन में या फिर मार्केट्स के अंदर या फिर एक व्यक्ति की इकोनॉमिक लाइफ के अंदर। फिर इसके अंदर लेसर-फेयर इकोनॉमी की बात की जाती है। लेसर-फेयर इकोनॉमी का मतलब हुआ मिनिमल इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस इकोनॉमी मार्केट्स। गवर्नमेंट का बिल्कुल कम इंटरफेरेंस होना चाहिए या फिर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसके अंदर, बिजनेस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, मार्केट्स के अंदर। मार्केट्स को लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ऑपरेट करने दो, उनको वैसे ही फंक्शन करने दो। बिजनेस जैसे चल रहे हैं, जैसे कोई चलाना चाहता है वैसे चलाने दो उसको। जितने पैसे पे कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है उसी पैसे पे बेचने दो उसको प्रोडक्ट। अगर किसी को महंगा लगेगा वो नहीं खरीदेगा। तो बेसिकली ये कहा गया कि सरकार को उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार आज के टाइम पे टांग अड़ाती है ना कि आप इतना महंगा ये नहीं बेच सकते हो, आप तेल इतना महंगा नहीं बेच सकते हो, उसी के साथ साथ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसी के ऊपर। उसी के साथ साथ सरकार ये भी कहती है कि आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, सब्सिडीज दी जाएंगी। लेकिन इसके अंदर क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर कहा जाता है कि ये सब सरकार को करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसके अंदर नेचुरल राइट्स आता है। नेचुरल राइट्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारे नेचुरल राइट्स हैं, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये इनएलिएनेबल है, मतलब हमारे से छीने नहीं जा सकते हैं, हमें नेचर ने दिए हैं। हम जब पैदा हुए थे तब हमारे पास ये राइट्स आ गए थे, इसलिए सरकार इन राइट्स को हमसे नहीं छीन सकती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ इन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, हमसे नहीं छीनेगी। उसके बाद लिमिटेड गवर्नमेंट की बात की जाती है इसके अंदर, दैट स्टेट शुड ओनली मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी एंड डिफेंड द कंट्री। सरकार का काम है सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सरकार का काम है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ एक देश को बचाना। बाकी सरकार का कोई काम नहीं है एक व्यक्ति के जीवन में इंटरफेरेंस करने का।
एक सरकार का कोई काम नहीं है ये बताने का व्यक्ति को कि वो क्या पहनेगा, वो क्या खाएगा, वो क्या सोचेगा, वो कौन सा मजहब मानेगा, वो कैसे बिजनेस करेगा, कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करेगा, ये सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे नाइट वॉचमैन स्टेट का कंसेप्ट आता है। नाइट वॉचमैन स्टेट का मतलब ये हुआ कि भाई स्टेट को ना नाइट वॉचमैन का काम करना है। जैसे आपके घर में रात को एक नाइट वॉचमैन होता है ना, आपके घर में तो नहीं होता होगा क्योंकि वो अमीरों के घर में होता है, आप तो गरीब हो, लेकिन बड़े बड़े अमीरों के घर में जो है वो एक गार्ड होता है जो रात को जो है वो पूरे घर की रखवाली करता है। अब गार्ड अंदर जाके तो नहीं बताता है ना कि आपको कैसे रहना है, आपको क्या खाना है। अंदर जाके कपल्स को वो ये भी नहीं बताता है, मकान मालिकों को ये भी नहीं बताता है कि आपको कितने बच्चे पैदा करने हैं, आपको रोमांस करना है या नहीं करना है, आपको किस हिसाब से करना है। तो बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस गार्ड का काम है घर के बाहर खड़े रहना और ये देखना है कि कोई बाहर से अंदर नहीं आ रहा, मतलब ओवरऑल तरीके से उस घर को प्रोटेक्ट करना, उसकी रखवाली करना। और किसी मतलब जो मकान मालिक होते हैं उनके निजी जीवन में तो इंटरफेरेंस नहीं करता है गार्ड। ये तो नहीं बताता है उनको कि तुम कितने बजे उठोगे, तुम कैसे जियोगे, राइट, तुम कितने बच्चे पैदा करोगे, तुम क्या खाओगे, तुम कौन से कपड़े पहनोगे। इसी तरीके सरकार का काम भी यही है कि बाहर की रखवाली करना, भाई देश के ऊपर हमला ना हो जाए, भाई अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर ना कर ले, कब्जा ना कर ले, ये सब देखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कोई किसी की हत्या ना कर दे। बाकी सरकार का कोई काम नहीं है निजी जिंदगी में उंगली करने का। उसके बाद मेजर थिंकर्स कौन है इसके अंदर, तो मेजर थिंकर्स की जब मैं बात करता हूँ क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर कौन मेजर थिंकर्स हैं जो क्लासिकल लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आते हैं जॉन लॉक। बेसिकली जॉन लॉक ही नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। जॉन लॉक ही ये कहते हैं कि हमारे पास 3 नेचुरल राइट्स हैं, दैट इज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। मतलब एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो कुछ अधिकार लेकर पैदा होता है। वो है राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार, राइट टू लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार कि एक इंसान जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकता है और उसकी प्रॉपर्टी उसकी ही है, कोई कब्जा नहीं कर सकता उसको। ये अधिकार एक व्यक्ति के नेचुरल अधिकार हैं, मतलब ऐसे अधिकार हैं जो उसको जन्म सिद्ध मिले हुए हैं, जैसे ही वो पैदा हुआ उसके पास ये अधिकार है, तो ये अधिकार उससे छीने ही नहीं जा सकते हैं, ये इनएलिएनेबल है। तो बेसिकली नेचुरल राइट्स की बात करता है जॉन लॉक, उसी के साथ साथ लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। वही लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब नाइट वॉचमैन स्टेट। नाइट वॉचमैन स्टेट मतलब स्टेट को नाइट वॉचमैन का काम करना है, किसी की निजी जिंदगी में एंटर नहीं करना है, किसी की फ्रीडम को कटेल नहीं करना है, फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, किसी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना है, मार्केट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना है, बिजनेस के अंदर उंगली नहीं करनी है, पैसे के अंदर उंगली नहीं करनी है। सिर्फ हाँ, एक इंसान का दूसरा इंसान प्रॉपर्टी कैप्चर ना कर ले, पैसा कैप्चर ना कर ले, ये सरकार को देखना है। उसके बाद इसके अंदर सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ भी क्लासिकल लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं। बेसिकली एडम स्मिथ जो है वो फ्री मार्केट और लेसेस फेयर इकोनॉमी की बात करते हैं। फ्री मार्केट मतलब वही लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मार्केट चल रहा है। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मतलब मार्केट के अंदर जिस चीज़ की डिमांड है उसकी सप्लाई हो रही है, सीधी सी बात। तो अगर मान लो एक किलो आलू बेचे जा रहे हैं मार्केट के अंदर, आलू राइट, वो कितने रुपए किलो बेचे जा रहे हैं, 25 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। जिसको पसंद आएगा वो खरीद लेगा 1 किलो आलू, जिसको नहीं आएगा वो नहीं खरीदेगा, राइट। अब अगर कोई बिजनेसमैन आता है और वही आलू जो है वो 50 रुपए किलो बेचता है, 50 रुपए किलो, तो अगर किसी को वो आलू नहीं खरीदने हैं तो वो नहीं खरीदे, कोई दूसरा आके 25 रुपए किलो बेच लेगा तो उसके आलू नहीं खरीदेगा कोई। तो मतलब बिजनेस को इंडिपेंडेंटली चलने दो, मार्केट्स को इंडिपेंडेंटली चलने दो। सरकार को नहीं कहना है कि भाई तुम 20 रुपए से कम जो है वो आलू नहीं बेच सकते हो। सरकार ये नहीं कह सकती है कि तुम जो है फर्टिलाइजर सस्ता बेचोगे। सरकार ये नहीं कह सकती है कि तुम्हें इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सरकार को जो है वो पीछे रहना है, कहाँ से, मार्केट से। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट थिंकर जीएस मिल। जीएस मिल बेसिकली लिबर्टी को प्रमोट करते हैं, स्वतंत्रता को प्रमोट करते हैं। वो यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, वो आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैंने पीछे समझाया है आपको यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है। लिबर्टी मतलब वो स्वतंत्रता को प्रमोट करते हैं कि एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, और खास करके वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये कहते हैं हर किसी के पास अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए, और माइनॉरिटी के ओपिनियन को भी हमें डाइसेंट नहीं करना है। अगर 1000 आदमी ये कह रहे हैं कि सूरज जो है वो, अगर 1000 लोग ये कह रहे हैं कि दिन को रोशनी होती है, और अगर एक व्यक्ति कह रहा है कि दिन को अंधेरा होता है, तो उस एक व्यक्ति की बात भी माननी है, उसको जो है इग्नोर नहीं करना है। तो बेसिकली ये
मेन 3 थिंकर्स आते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर। अब क्लासिकल लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है। इसका क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहले इसके अंदर ये कहा जाता है कि तुमने गरीबी और इनइक्वालिटी को इग्नोर कर दिया, समानताओं को इग्नोर कर दिया और गरीबी को इग्नोर कर दिया। मतलब तुम ये कह रहे हो कि जिसके पास दम है वो जितने पैसे चाहे वो कमा सकता है, जितना बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन गरीबों का क्या गरीब जितना पैसा चाहे उतना कमा सकते हैं? नहीं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो इस कंपटीशन में compete नहीं कर सकते हैं, इतने बड़े मार्केट में वो compete नहीं कर सकते हैं। एक इंसान है जिसका करोड़ रुपए का बिजनेस है और एक इंसान है जो गरीब है, क्या वो करोड़ वाले के साथ compete कर सकता है? और जो लोग अमीर हैं वो और अमीर बनते जा रहे हैं, जो लोग अमीर हैं वो और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीबों का बुरा हाल है। तो जो असमानताएं हैं उनको आपने इग्नोर कर दिया क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर। बेसिकली आपने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया। कैपिटलिज्म को प्रमोट किया मतलब रिच जो है और रिच होता गया, अमीर और अमीर होता गया, बिजनेस बढ़ते गए, जो पैसा था, जो पावर थी वो कुछ लोगों के पास इकट्ठी हो गई और गरीब हो गया। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स, मजदूरों का एक्सप्लॉइटेशन किया गया, मतलब मजदूरों के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ जो है वो एक्सप्लॉइटेशन हुई, ज्यादती हुई। मजदूरों का आपने अत्याचार किया, उनसे 18 घंटे आप काम करवा रहे हो फैक्ट्रीज में या फिर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर, और उनको दिहाड़ी बहुत कम दे रहे हो आप। तो बेसिकली ये इसका क्रिटिसिज्म है। और क्योंकि इसका क्रिटिसिज्म यहाँ पे उभर करके आता है, इसलिए फिर मॉडर्न लिबरलिज्म उभर करके आता है। मतलब क्लासिकल लिबरलिज्म में कुछ कमियां थी, क्योंकि इसको क्रिटिसाइज किया गया, ये कहा गया कि इसके अंदर गरीबी को इग्नोर किया गया है, गरीबी की बात नहीं हो रही, इनइक्वालिटी की बात नहीं हो रही, इससे गरीबी और बढ़ गई है, असमानताएं और बढ़ गई हैं, कैपिटलिज्म और बढ़ गया है और वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। इसलिए ये क्लासिकल लिबरलिज्म अच्छा नहीं है, इसलिए फिर लोगों ने मॉडर्न लिबरलिज्म की बात की। तो क्लासिकल लिबरलिज्म को अपोज किया गया और फिर मॉडर्न लिबरलिज्म उभर करके आया। क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाई गई, फिर हमारे पास मॉडर्न लिबरलिज्म उभर करके आता है, जो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब समझते हैं कि मॉडर्न लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म क्या है। देखो, मैंने आपको बताया कि क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर कुछ कमियां थी, इसलिए मॉडर्न लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म उभर करके आता है। अब क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर क्या कमियां थी तो मैंने उसके क्रिटिसिज्म में आपको बता दिया, आगे भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो मॉडर्न लिबरलिज्म है या वेलफेयर लिबरलिज्म है, ये लेट 19th सेंचुरी से लेकर मिड 20th सेंचुरी के बीच में हमें देखने को मिलता है। मतलब आप ये कह सकते हो लेट 19th सेंचुरी मतलब 1870-80 के बाद, 1870s के बाद और 1945 तक, राइट। ये है लेट 18th सेंचुरी से लेके लेट 19th सेंचुरी से लेके मिड 20th सेंचुरी तक। अब मॉडर्न लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है? देखो, इट अराउज्ड एज अ रिस्पॉन्स टू सोशल इनइक्वालिटीज क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हमें उभर करके देखने को मिला, किसके बाद? क्लासिकल लिबरलिज्म के बाद। बेसिकली क्लासिकल लिबरलिज्म से क्या हुआ? इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की ग्रोथ हुई। क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर क्या कहा जाता था कि स्टेट को जो है वो नाइट वॉचमैन का काम करना है, स्टेट को एक इंसान की प्रॉपर्टी के अंदर इंटरफेयर नहीं करना है, बिजनेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करना है, मार्केट के अंदर इंटरफेयर नहीं करना है, और एक इंसान को पूरी आज़ादी देनी है उसको जो वो करना चाहता है उसकी, और खास करके बिजनेस की आज़ादी उसके पास होनी चाहिए। तो इससे क्या हुआ? बेसिकली इससे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म उभर करके आया। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो उभर करके आई, और इन इंडस्ट्रीज़ को जो है वो फ्यू पीपल मतलब थोड़े से लोग जो हैं वो ओन करते थे। तो थोड़े से अमीर लोग, कुछ चंद अमीर लोग, गिने चुने अमीर लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को ओन करते थे, इन इंडस्ट्रीज़ को चलाते थे। अब इसमें क्या होता था? इन इंडस्ट्रीज में सारा का सारा प्रॉफिट किसके पास जाता था? प्रॉफिट इन्हीं थोड़े से लोगों के पास, थोड़े से अमीर लोगों के पास जाता था। और जो बहुत सारे लोग जो वर्कर्स का काम करते थे, वर्कर्स, इनको बेचारों को पूरी दिहाड़ी भी नहीं मिलती थी। मतलब इनको उतनी दिहाड़ी भी नहीं मिलती थी जिससे कि इनका मतलब खाना और इनका जो रोजी है, इनका जो घर है वो अच्छे से चल पाए। तो इससे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से क्या हुआ? हमें सोशल इनइक्वालिटीज़ और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखने को मिली कि कुछ लोग तो बहुत अमीर हो गए और कुछ लोग बहुत गरीब रह गए। जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, उनका बुरा हाल हो गया। उनसे इंडस्ट्रीज़ में 18 घंटे काम करवाया जा रहा है, क्योंकि लेबर बहुत है। जब लेबर आपके पास बहुत होती है तो कम पैसे में, कम दिहाड़ी में आपको लेबर मिल जाती है। जैसे हिंदुस्तान में लेबर
लेबर बहुत है। अगर लेबर हिंदुस्तान में बहुत है तो यहाँ पे दिहाड़ी जो है लेबर की बहुत कम है। जब आपके पास लेबर में काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं तो दिहाड़ी आपको कम देनी होगी। अगर ये नहीं मानता है तो दूसरे वाले को हायर कर लो। अगर 400 रुपये इसको दिहाड़ी देनी है तो अगर ये 400 रुपये में नहीं मान रहा है तो दूसरा वाला 400 रुपये में काम करने के लिए तैयार है। तो इससे क्या हुआ कि वर्कर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो बढ़ गया, और इसमें जो थोड़े से अमीर लोग थे वो और ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगे, और ज्यादा अमीर होने लगे, और ज्यादा अमीर होने लगे, और गरीबों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि सरकार तो इसमें इंटरफेयर कर ही नहीं रही है, तो मार्केट के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपको ये समझना है कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म से जो है वो अमीरी और गरीबी के बीच में अंतर बहुत बढ़ गया, और गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन बहुत बढ़ गया, मजदूरों का एक्सप्लॉइटेशन बहुत बढ़ गया, और समाज के अंदर असमानताएं बढ़ गई, इनइक्वालिटीज बढ़ गई। इट शिफ्टेड फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम स्टेट टू फ्रीडम थ्रू द स्टेट। अब क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर कहा जाता था फ्रीडम फ्रॉम स्टेट, मतलब हमें स्टेट से आज़ादी चाहिए, हमें गवर्नमेंट से आज़ादी चाहिए। मतलब क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर ये कहा जाता था कि स्टेट को जो है वो इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, बिजनेस के अंदर इंटरफेयर नहीं करना है, मार्केट के अंदर इंटरफेयर नहीं करना है। बेसिकली सरकार को टांग नहीं अड़ानी है बीच में, या स्टेट को टांग नहीं अड़ानी है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि स्टेट जो है वो फ्रीडम को इंश्योर करेगी, मतलब स्टेट के थ्रू जो है वो फ्रीडम को इंश्योर किया जाएगा। तो पहले कहा जा रहा था कि स्टेट हमें नहीं चाहिए, स्टेट को दूर रखो, स्टेट जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं है, स्टेट को जो है वो इंटरफेयर नहीं करना है। कहाँ पे? इंडिविजुअल की लाइफ में, इंडिविजुअल की फ्रीडम में, या फिर मार्केट में, या बिजनेस में। लेकिन यहां पे कहा गया कि स्टेट को इंटरफेयर करना है, और स्टेट के थ्रू फ्रीडम को इंश्योर किया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट लोगों को फ्रीडम इंश्योर करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर कहा जाता था कि तुम सारे फ्री हो, तुम सारे बिजनेस कर सकते हो, तुम सभी लोग अमीर बन सकते हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, तो तुम जो मर्जी करे वो खा सकते हो। लेकिन भाई ये गरीब, एक जो पुअर है, वो पुअर है, जो गरीब है, वो क्या खाएगा? उसके पास पैसे ही नहीं है खाने के, वो क्या पहनेगा? उसके पास चॉइस तो है कि वो जो मर्जी खाए, चाहे वो बर्गर खाए, पिज्जा खाए, चाहे वो मर्सिडीज में घूमे, जिसमें मर्जी घूमे। लेकिन जब उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो कैसे घूम सकता है? ये कहा गया कि वो चाहे जितना मर्जी अमीर बन जाए, भाई उसको कैसे अमीर बनेगा? वो उसका बिजनेस उसको एस्टैब्लिश अगर करना है तो क्या वो इतने अमीर आदमी से, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, उसके साथ कंपीट कर सकता है? मान लो एक शहर के अंदर जो है एक जूतों की दुकान है, और वो जूतों की दुकान जो है एक करोड़पति बिजनेसमैन ने खोली है, और दूसरा अगर गरीब ही वहां पे जूतों की दुकान खोल ले तो ज्यादा बिजनेस किसका चलेगा? अमीर का चलेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, वो जो है वो ज्यादा सस्ता माल बेच सकता है, सस्ते में वो चीजें बना सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहने को तो कहा गया कि तुम्हारे पास आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी अधूरी थी। बेसिकली गरीबों के लिए क्या आज़ादी? कहा गया कि तुम जो मर्जी करती है वो बोलो। अब गरीब अनपढ़ है, उसको क्या पता कि क्या बोलना है क्या नहीं। तो ये कहा गया कि स्टेट को इंटरफेयर करना है और स्टेट को फ्रीडम को इंश्योर करना है। इसके मेन फीचर्स क्या थे? इसके अंदर पॉजिटिव लिबर्टी आता है। देखो क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर नेगेटिव लिबर्टी की बात की जाती है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब सरकार को, स्टेट को इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। बात समझ आ रही है? स्टेट को इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना है, स्टेट को दूर रहना है। लेसेस फेयर की बात की जाती है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का या स्टेट का, किसमें? इकोनॉमी में। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर ये आता है कि हाँ, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, और गवर्नमेंट उन लोगों को, जो लोग फ्रीडम से वंचित हैं, जो लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। सो बेसिकली द फ्रीडम मीन्स हैविंग द कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ कंट्रोल। तो नेगेटिव लिबर्टी के अंदर कहा जाता था एब्सेंस ऑफ कंट्रोल, मतलब कंट्रोल नहीं होना चाहिए एक इंडिविजुअल के ऊपर, उसको हम नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर कहा गया कि कंट्रोल होना चाहिए, मतलब सरकार को बेसिकली ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि एक इंडिविजुअल अपने आप को फुली डेवलप कर सके, अपने आप को जो है आगे बढ़ा सके, अपने आप को जो है वो अपने आप को जो है वो ऑल राउंड तरीके से, ओवरऑल तरीके से डेवलप कर सके। मतलब फॉर एग्जांपल समाज के अंदर आपने कहा इक्वालिटी है, बराबरी है, लेकिन भाई इक्वालिटी पुअर के लिए भी है और रिच के लिए भी है। मतलब ये कहा कि गरीब और अमीर बराबर हैं, गरीब चाहे तो वो भी अमीर बन सकता है, गरीब चाहे जो मर्जी करे और अमीर चाहे जो मर्जी करे। लेकिन इन दोनों के बीच जब कंपटीशन होगा तो यहाँ पे रिच आगे बढ़ जाएगा और गरीब वैसे ही रह जाएगा। तो ये कहने को तो फ्रीडम है, इक्वालिटी है, लेकिन असल में ये इक्वालिटी और फ्रीडम नहीं है, क्योंकि इसमें अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब होता जाएगा। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर ये कहा जाता है कि दोनों के अंदर जो है वो गरीब को तुम आगे बढ़ाने के लिए उसको कुछ बेनिफिट्स दो, उसको मुफ्त में एजुकेशन दो, उसको मुफ्त में हेल्थ केयर दो, उसको जो है अपॉर्चुनिटीज दो, उसको जो है वो लोन्स दो कम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि वो भी बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके, आगे बढ़ सके।
उसके बाद इसके अंदर वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? द स्टेट शुड एक्टिवली वर्क टू रिमूव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। इसके अंदर ये कहा जाता है कि सरकार को एक्टिवली काम करना है गरीबी खत्म करने के लिए, असमानताएं खत्म करने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए। लेकिन वहां पे लेसेस फेयर स्टेट का बात की जाती थी, कहां? क्लासिकल लिबरलिज्म में। उसके अंदर ये कहा जाता था कि सरकार को कुछ नहीं करना है, सरकारों को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, बाकी सरकार को कुछ नहीं करना है। लेकिन यहां पे ये कहा जाता है कि सरकार को टांग अड़ानी है, गरीबी खत्म करनी है, बेरोजगारी खत्म करनी है, असमानताएं खत्म करनी है, ताकि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको भी आगे लाया जा सके। उसके बाद इसके अंदर आता है रेगुलेटेड इकोनॉमी। देखो वहां पे क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर लेसेस फेयर इकोनॉमी की बात की जाती थी कि सरकार को इंटरफेयर नहीं करना है बिजनेस के अंदर, मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। लेकिन यहां पे कहा गया कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना है, गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल द मार्केट टू प्रोटेक्ट एक्सप्लॉइटेशन। गवर्नमेंट को जो है वो मार्केट में इंटरफेयर करना चाहिए ताकि एक्सप्लॉइटेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके, मतलब मार्केट के अंदर किसी की एक्सप्लॉइटेशन ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेसेस फेयर इकोनॉमी की बात करोगे, अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करे तो कोई किसी भी दाम पे कुछ भी बेच सकता है। हो सकता है 1000 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल बिके, हो सकता है वहां पे जो मजदूर है उसको दिहाड़ी सिर्फ 200 रुपये दी जाए, 100 रुपये दी जाए। लेकिन जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक मिनिमम जो है वो वेजेस सेट कर सकती है कि भाई 400 रुपये से कम तुम मजदूर को दिहाड़ी नहीं दे सकते हो, इससे मजदूर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। उससे सरकार, उसी के साथ साथ सरकार ये कह सकती है कि बस तुम 100 रुपये से लीटर ज़्यादा तेल नहीं बेच सकते हो, 100 रुपये लीटर से ज़्यादा महंगा तेल नहीं बेच सकते हो। तो बेसिकली गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना है ताकि किसी की एक्सप्लॉइटेशन ना हो। उसके बाद इसके अंदर आता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब गवर्नमेंट को जो है वो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस या रिफॉर्म्स लाने हैं, जैसे हेल्थ केयर के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देना है। उसी के साथ साथ मिनिमम वेजेस, मतलब कम से कम एक मजदूर को कम से कम दिहाड़ी कुछ 400 रुपये से या 500 रुपये से ऊपर ही दिहाड़ी मिले। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट को सोशल जस्टिस लगाना है, समाज के अंदर को जो असमानताएं हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसको खत्म करना है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो हैं कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, उसको खत्म करना है। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाती है कि हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए आगे बढ़ने की, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उन दोनों के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जो लोग पीछे हो रह गए हैं समाज के अंदर, उनको जो है वो ऊपर उठाओ। कैसे? रिजर्वेशन दो उनको कंसेशंस दो, उनको वेलफेयर स्कीम्स उनके लिए चलाओ, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करो। अब इसके अंदर मेजर थिंकर्स कौन से आते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म या मॉडर्न लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म के अंदर? सबसे पहले इसके अंदर आते हैं टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन जिनको हम कहते हैं। उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी की बात की। उन्होंने कहा कि स्टेट हेल्प्स इंडिविजुअल रियलाइज मॉरल पोटेंशियल। उन्होंने कहा कि स्टेट की मदद से जो है वो एक इंडिविजुअल अपनी मॉरल पोटेंशियल को रियलाइज कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। स्टेट जो है वो एक इंसान को ऊपर उठाने का काम करती है, उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का काम करती है। तो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं टी.एच. ग्रीन। उसके बाद एल.डी. हॉबहाउस इसके अंदर आते हैं। वो बेसिकली बात करते हैं सोशल रिफॉर्म एंड वेलफेयर स्टेट। वो कहते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स होने चाहिए, मतलब समाज के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए, असमानताएं हमें खत्म करनी है, भेदभाव हमें खत्म करना है और वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना है, मतलब ऐसी स्टेट जो गरीबी खत्म करे, बेरोजगारी खत्म करे और असमानताएं खत्म करे। उसके बाद जॉन माइनॉट कीन्स इसके अंदर आते हैं, जेएम कीन्स के नाम से जिनको जाना जाता है। वो कहते हैं स्टेट शुड रेगुलेट द इकोनॉमी टू इंश्योर एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबिलिटी, कि सरकार को जो है वो इकोनॉमी को रेगुलेट करना है, इकोनॉमी के अंदर इंटरफेरेंस करनी है ताकि बेरोजगारी और स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके, लोगों को रोजगारी प्रोवाइड की जा सके और एक्सप्लॉइटेशन ना हो मार्केट के अंदर किसी की। तो अल्टीमेटली मॉडर्न लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म के अंदर ये कहा जाता है दैट द स्टेट इज नॉट एनिमी ऑफ फ्रीडम बट इट्स इंस्ट्रूमेंट, कि सरकार जो है वो फ्रीडम की एनिमी नहीं है, दुश्मन नहीं है, बल्कि फ्रीडम को प्रमोट करती है स्टेट। लेकिन क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर कहा जाता है दैट स्टेट इज एनिमी ऑफ फ्रीडम, स्टेट इज एनिमी ऑफ फ्रीडम, कि दुश्मन है स्टेट, सरकार जो है वो दुश्मन है किसकी? फ्रीडम की। ये क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर कहा जाता है कि सरकार की वजह से फ्रीडम कंप्रोमाइज होती है, सरकार की वजह से फ्रीडम कम होती है। लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म के अंदर कहा जाता है कि सरकार ज़रूरी है, स्टेट ज़रूरी है और स्टेट की वजह से फ्रीडम ज़्यादा हमें मिलती है। फ्रीडम जो है, फ्रीडम को प्रमोट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है स्टेट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस यही है। क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर ये कहा जाता है स्टेट नहीं होनी चाहिए, स्टेट का कम रोल होना चाहिए, स्टेट ज़रूरी नहीं है, स्टेट एक नेसेसरी इवल है। लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म के अंदर ये कहा जाता है कि स्टेट जरूरी है, स्टेट इसलिए जरूरी है ताकि जो लोग पीछे रह चुके हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, वेलफेयर पॉलिसीज बनाने के लिए। और इस तरीके से हम देखते हैं कि और साथ ही साथ क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर नेगेटिव लिबर्टी की बात की जाती है और मॉडर्न या वेलफेयर लिबरलिज्म के अंदर जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात की जाती है। तो ये था मॉडर्न लिबरलिज्म या वेलफेयर लिबरलिज्म। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म जो है वो 1970s 80s के बाद
और अब तक जो है हमें देखने को मिलता है। मतलब लेट 20वीं सेंचुरी से लेके अब तक जो फेस लिबरलिज्म का चल रहा है वो है नियो लिबरलिज्म। कब से लेके 1970-80 के बाद ये इमर्ज होता है 1970-80 में, और अब तक ये यही फेज चल रहा है नियो लिबरलिज्म का। अब देखो नियो लिबरलिज्म की जब मैं बात करता हूं, नियो लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म दोनों सेम है, दोनों एक जैसे हैं। बेसिकली नियो लिबरलिज्म उभर करके इसलिए ही आया ताकि क्लासिकल लिबरलिज्म को दोबारा से जिंदा किया जा सके। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि ये 1970s 80s में इमर्ज होता है ताकि क्लासिकल लिबरल आइडियाज को क्या किया जाए, रिवाइव किया जा सके। बेसिकली जो क्लासिकल लिबरलिज्म हुआ करता था उस टाइम पे, उसके बाद फिर मॉडर्न लिबरलिज्म आता है, ताकि क्लासिकल लिबरलिज्म को दोबारा वापस जिंदा किया जा सके, उसको रिवाइव किया जा सके। इट अराउज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ग्रोइंग साइज ऑफ वेलफेयर स्टेट्स एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। अब देखो जो मॉडर्न लिबरलिज्म था ना, उसके अंदर स्टेट को जरूरी माना गया था। अब जब स्टेट को जरूरी माना गया, उसके अंदर वेलफेयर स्टेट की बात की गई थी, उसके अंदर गवर्नमेंट कंट्रोल की बात की गई थी कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए मार्केट के अंदर, सरकार को वेलफेयर पॉलिसीज बनानी चाहिए, सरकार को मार्केट में भी इंटरफेयर करना चाहिए ताकि एक्सप्लॉइटेशन को खत्म किया जा सके, ताकि जो वंचित वर्ग हैं उनको ऊपर उठाया जा सके, ताकि जो लोग पीछे रह चुके हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके। तो बेसिकली स्टेट का जो रोल था, स्टेट का जो रोल था वो बढ़ गया था। कब, कहां पे, मॉडर्न लिबरलिज्म के अंदर। मॉडर्न लिबरलिज्म के अंदर क्या बढ़ गया था, स्टेट का रोल बढ़ गया था मॉडर्न लिबरलिज्म के अंदर। क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर स्टेट का कोई रोल नहीं था, बहुत कम रोल था। और ये जो क्योंकि स्टेट का रोल बढ़ गया इसलिए, क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म का और क्लासिकल लिबरलिज्म वालों का ये मानना था कि स्टेट का अगर रोल बढ़ जाएगा तो फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि स्टेट जो है वो फ्रीडम को खत्म कर देती है। स्टेट जो है वो फ्रीडम के लिए जरूरी नहीं है, स्टेट जो है दुश्मन है फ्रीडम की, स्टेट इज द एनिमी ऑफ फ्रीडम, ये क्लासिकल लिबरलिज्म का वालों का मानना था। लेकिन अब मॉडर्न लिबरलिज्म के अंदर स्टेट का रोल बढ़ गया है। इसका मतलब क्लासिकल, मतलब उन कुछ लोगों का ये कहना था कि जब स्टेट का रोल बढ़ गया इसका मतलब फ्रीडम कंप्रोमाइज हो चुकी है। तो इसलिए क्योंकि स्टेट का रोल बढ़ गया था, वेलफेयर स्टेट्स आ गई थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ गया था, इसलिए ये चाहते थे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल अब कम होना चाहिए, स्टेट का कंट्रोल नहीं, स्टेट का रोल खत्म होना चाहिए, इसलिए न्यू लिबरलिज्म उभर करके आया। इसके मेन फीचर्स क्या थे, सबसे पहले लेसेस फेयर इकोनॉमी। इसके फीचर्स वही हैं जो क्लासिकल लिबरलिज्म के फीचर्स होते थे। लेसेस फेयर इकोनॉमी मतलब मिनिमल इंटरफेरेंस या नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। और मार्केट्स जो हैं वो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होंगे। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मतलब मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो इंडिपेंडेंटली बिजनेस करे, जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा मिले, और साथ ही साथ जो जितने दाम पे सामान बेचना चाहता है उस दाम पे बेचे। फ्री मार्केट हो, मार्केट के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो डिसाइड करें मार्केट कैसे चलेगा या फिर मार्केट के अंदर कैसे बिजनेस करना है, गवर्नमेंट का कंट्रोल हट जाए। उसके बाद इसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की जाए। लिबरलाइजेशन का मतलब जो भी आपने बैरियर्स क्रिएट करके रखे हुए हैं बिजनेस के अंदर, मतलब बिजनेस करने की आसानी हो जाए। मतलब जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं या जो बिजनेसमैन हैं वो आसानी से बिजनेस कर सकें, गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, गवर्नमेंट का कोई किसी तरीके का बैरियर ना हो, गवर्नमेंट का कोई किसी तरीके का कंट्रोल ना हो। लिबरलाइजेशन मतलब आसानी से बिजनेस किया जा सके, कोई किसी तरीके का कोई कंट्रोल ना हो, कोई किसी तरीके का रेगुलेशन ना हो। प्राइवेटाइजेशन की इसके अंदर बात की जाती है कि जो भी मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो खत्म हो जाना चाहिए और मार्केट जो है वो प्राइवेट हैंड्स में आ जाना चाहिए, प्राइवेट हैंड्स में। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो सरकारी चल रहा है, जैसे शिक्षा सरकारी है, एजुकेशन हमारे देश में क्या है, मतलब गवर्नमेंट, हमारे देश में जो एजुकेशन है वो पब्लिक सेक्टर में आती है ना, मतलब हमारे देश में जो एजुकेशन है पूरी की पूरी वो सरकारी है। हाँ, कुछ प्राइवेट भी है, उसी के साथ साथ हेल्थ केयर सरकारी है। तो ये चाहते हैं कि सरकार वाला वो सिस्टम खत्म होना चाहिए, सरकार का ओनरशिप नहीं होनी चाहिए बल्कि प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए, सरकार की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। और ग्लोबलाइजेशन क्योंकि 1980s के बाद उभर करके आया, तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये कहा गया कि आपको जो है वो अपनी इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ना है और पूरे के पूरे तरीके से एक ग्लोबल मार्केट क्रिएट किया जा सके। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत कम होनी चाहिए, गवर्नमेंट को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का काम करना है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब
कोई किसी की मार काट ना कर ले, ये सिर्फ गवर्नमेंट को देखना है। कोई किसी की प्रॉपर्टी ना चुरा ले, ये गवर्नमेंट को देखना है। बाकी कुछ गवर्नमेंट को मार्केट वगैरह में या इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। डीरेगुलेशन किसके अंदर बात की गई? डीरेगुलेशन का मतलब रिमूव एक्सेसिव लॉज एंड कंट्रोल्स टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। जो गवर्नमेंट ने बिजनेस करने के लिए कई सारे कानून लाए हुए हैं, हिंड्रेंसीज हैं, कई सारी फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको जो है वो कई सारे बैरियर्स आपके आगे लगाए हुए हैं, आपके आगे अड़चने लगाई हुई हैं, वो सब खत्म करनी है ताकि लोग आसानी से बिजनेस कर सकें, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके। इसका एक स्लोगन है, किसका? नियोलिबरलिज्म का, लेस गवर्नमेंट मोर मार्केट। मतलब गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कम हो जाना चाहिए और मार्केट का कंट्रोल बढ़ जाना चाहिए। मतलब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब बढ़ जाना चाहिए और बिजनेस जो है वो लोग आसानी से कर सकें। इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल राइट्स की इसके अंदर बात की जाती है, दैट इज राइट टू लिबर्टी की बात की जाती है। आज़ादी लोगों के पास होनी चाहिए, फ्रीडम लोगों के पास होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का राइट लोगों के पास होना चाहिए, बोलने का अधिकार लोगों के पास होना चाहिए। कई सारी इंडिविजुअल राइट्स की बात की जाती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब इसकी बात की जाती है कि ये इंडिविजुअल राइट्स जो है ये जो है वो इंडिविजुअल को मिलने चाहिए और इनको कोई भी कंप्रोमाइज इनके साथ नहीं होगा। इसके अंदर मेजर थिंकर्स कौन से आते हैं? सबसे पहले मिल्टन फ्रीडमैन आते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं कि जो इकोनॉमी है वो ओपन होनी चाहिए पूरे तरीके से, मार्केट जो है वो फ्री होने चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसके अंदर फ्रेडरिक हाइक आते हैं जो कि स्टेट कंट्रोल को अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर, इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर, और फ्री कंपटीशन को वो प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये है हमारा नियोलिबरलिज्म। नियोलिबरलिज्म इज नथिंग बट द रिवाइवल ऑफ द आइडियाज ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। सो बेसिकली ड्यू टू मॉडर्न लिबरलिज्म और वेलफेयर लिबरलिज्म there was a growing control of state in individuals life or in market or in economy. So basically some people wanted to revive old classical ideas of liberalism and that's why this neoliberalism emerged. तो neoliberalism कुछ नहीं है, classical liberalism के ही ideas को revive किया गया है, उसको दोबारा वापस से जिंदा किया गया है। So neoliberalism is very similar to classical liberalism. So ये है liberalism classical to neoliberalism. अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मुझे Instagram के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मेरी ID है अक्षय ठाकुर, अरे आपको यहाँ पे दिखेगी नहीं, ये अक्षय AKSHAYTHAKUR ठाकुर _JK। यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे इसका पूरा का पूरा जो फर्स्ट सेम की किताब है उसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।